दोस्तों जय हिंद। कल के वीडियो आपने अगर देखा होगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा किस प्रकार से अरस्तू ने पेशीय संकुचन को एक्सप्लेन किया, फिर उसकी किस प्रकार से गति करता है उसके बारे में बताया, और फिर उस गति को प्रभावित करने वाले जो बाह्य कारक और इंटरनल कारक के बारे में बताया गया। वहीं पर अदृश्य संतुलन बिंदु के बारे में बताया गया, और जो अदृश्य संतुलन बिंदु था वही बाद में सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी कहलाया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ ले गए होंगे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रोज़ की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो तोहफा ज़रूर देना, सब्सक्राइब और शेयर लाइक का। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करने से पहले मैं कहता हूँ, मैं अखिलेश मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इस विषय पर कल की प्रक्रम को ही हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे किनेसियोलॉजी का पुनर्जागरण काल, या कहें तो पूरे शारीरिक शिक्षा का पुनर्जागरण काल। और फिर दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा अनुप्रयुक्त किनेसियोलॉजी की शुरुआत। मैंने जब भी किनेसियोलॉजी की बात आती है, जब हम कहते हैं कि उसके फादर अरस्तू हैं, तो वो क्या होता है, शुद्ध जो प्योर किनेसियोलॉजी थी, जो जिसकी शुरुआत की थी वो थी। लेकिन उस किनेसियोलॉजी का हम अपने अनुसार कब से प्रयोग करना शुरू कर दिए, अपने फायदे के लिए, अपने तरीके से, अलग अलग शाखाओं के माध्यम से, तो वो अनुप्रयुक्त किनेसियोलॉजी कहला गई। यानी कि अनुप्रयुक्त, यानी कि अनु मतलब अपने, प्रयुक्त मतलब प्रयोग, अपने प्रयोग के अनुसार। इसकी शुरुआत कब और किसने की, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा विषय रहेगा हमारा किनेसियोलॉजी शब्द का प्रयोग। हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीक वर्ड में कहते हैं ना काइनेस और लोगस, काइनिस लोगस से आया, लेकिन किनेसियोलॉजी शब्द का प्रयोग इसके लिए किसने सबसे पहले प्रयोग किया और कब किया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं और शुरू करते हैं अपने हम लोग विषय को। टॉपिक क्लियर हो गई होगी आज का विषय क्या होगा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हम लोगों ने देखा सबसे पहले अरस्तू को देखा, हमने अरस्तू को देखा। ठीक, इसी प्रक्रम में जब हम आगे चलते हैं तो हमने आर्कमिटीज को देखते हैं, और इसी प्रक्रम में जब हम और आगे चलते हैं तो गेलेन को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का इन दोनों लोग का संबंध हम क्या कहेंगे, प्राचीन यूनान से है। ठीक, प्राचीन यूनान। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी उस टॉपिक की भूमिका क्या इसके बारे में जान लें। और गेलेन कहाँ से आते हैं, रोम से आते हैं। आप जानते हैं रोम ने यूनान पे पूरी कब्जा कर लिया, और यूनान की जो सभ्यता थी, प्राचीन ओलंपिक की जो सभ्यताएं थी, उनको नष्ट कर दिया और अपनी जो सभ्यता थी उसके ऊपर लागू करने का काम किया था। ठीक है, तो उसी प्रकार में रोम जो था इन सबको नष्ट किया, और वो काल क्या कहलाया, अंधकार काल, अंधकार काल कहलाया। ठीक, अब चूंकि वहां पे बहुत सारी सभ्यताएं खत्म कर दी गई थी, लेकिन इस रोम के ऊपर भी एक जाति और आई, और उस जाति का नाम था बर्बर जाति। ठीक है, बर्बर जाति। ठीक, सॉरी, ये बर्बर जाति ने क्या किया, इस बर्बर जाति का जो समय था वो समय काला युग कहलाया, ब्लैक ट्वेल्व। ठीक है, काला युग कहलाया, क्योंकि रोम ने बहुत सारी चीजें यूनान की खत्म कर दी, तो वो अंधकार काल आ गया। जब बर्बर जाति ने रोम के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक, कब्जा, ठीक, तो बर्बर जाति ने क्या किया, पूरी तरह से रोम की सभ्यता को भी खत्म कर दिया। यानी जो भी चीजें थी धरती पर सारा नेस्तनाबूद कर दिए, तोड़ फोड़ के खत्म कर दिए। मतलब कहें तो हम लोग देखे होंगे वो बाहुबली मूवी, वो एक ब्लैक ब्लैक लोग रहते हैं पूरे, मतलब एक राक्षसी प्रवृत्ति के वैसे लोग थे, तो उनको बस खाने पीने से मतलब था, मारते थे, खाते थे। वहीं से काला जो अब पूरी तरह से यूनानी सभ्यता इस समय खत्म हो चुकी थी। ठीक, तो न तो कोई पढ़ने वाला था, न तो कोई खोजने वाला था, न तो कोई जानकारी इकट्ठा करने वाले लोग थे। सारी चीजें ध्वस्त हो चुकी थी, कोई किसी से मतलब नहीं रखता था। अब आगे हम लोग चलते हैं, है ना। तो बात करते हैं हम लोग 1707, सॉरी, तो हम सबसे पहले पुनर्जागरण की काल की बात करते हैं। जागरण की जब हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत होती है 18वीं सदी से। ठीक, 18वीं सदी। तो 18वीं सदी में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम हम लोग याद करेंगे, 1760 में था। एक अमेरिकी पुरातत्वविद था, ये था रिचर्ड सैडलर।
ठीक। रिचर्ड सैडलर कौन था? अमेरिकी पुरातत्व तात्विक वेद कर्मचारी या अधिकारी या वैज्ञानिक भी इसको हो सकते थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी था। ठीक है। तो इसने क्या किया, 1760 में इसने यूनान गया, और यूनान के कहाँ पे गया? ओलंपिया शहर। ठीक, ओलंपिया शहर गया। अब ओलंपिया शहर में जब गया तो वहाँ की चीज़ों को उसने खंगालना शुरू किया, खोदना शुरू किया, और उसने जो यूनान की एक प्राचीन ओलंपिक खेल की सभ्यता थी, ठीक, इन सारी चीज़ों को उसको प्रमाण मिलना शुरू हुआ, और वहाँ की जो प्रथाएं थी उन सारे विषय के बारे में इसने क्या किया, नोट डाउन, मतलब इनका क्या था, आंकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया शहर, और फिर इसकी खुदाई कर दी। ठीक। अब इससे क्या हुआ, खुदाई से क्या हुआ, आंकड़े मिले, साक्ष्य मिले, प्राप्त जो साक्ष्य थे, साक्ष्य, जब इनको साक्ष्य कुछ मिला तो इस साक्ष्य को इन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया, है ना, प्रकाशित किया। अब जो ही ये चीज प्रकाशन में आया, पूरा विश्व, पूरे देश इस पर नजर गड़ा बैठे कि आखिर इसने क्या कर दिया, इस प्रकाशन में गजब चीजें बता दी यूनान के बारे में। तब पूरे देश ने यूनान की तरफ क्या किया, रुख किया। फिर पूरा विश्व क्या किया, यूनान चला, यूनान की ओर बढ़े। क्यों बढ़े? वहाँ की सभ्यता को अपनाने के लिए, वहाँ पे क्या विशेषताएं थी इसके बारे में वो जानने के लिए वहाँ पे पहुँचने का काम किया। ठीक है। तो इसी क्रम में जब वहाँ पे पहुँचने की बात करेंगे तो इसी क्रम में एक और व्यक्ति का हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ की 1 मिनट इसमें और चीज़ जान ले। जो अमेरिका यूनान था, यूनान के अंदर एक आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य। ये आदर्श वाक्य जो था 2 बिंदुओं पर था। पहला था शरीर के लिए, शरीर के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, तो शरीर के लिए जिम्नास्टिक, और दूसरा जो आदर्श वाक्य था वो था आत्मा के लिए, आत्मा के लिए क्या था, संगीत। ठीक, ये 2 वाक्य वहाँ पे थे, और अलग अलग देशों ने क्या किया, इस जिम्नास्टिक को अधिकतर देशों ने अपनाया, और अलग अलग देशों ने अपने अनुसार इस जिम्नास्टिक को प्रयोग में लाना शुरू कर दिए। और इसी प्रक्रम में क्या होता है कि एक स्वीडन देश आता है। स्वीडन के क्या होता है, स्वीडन के जब आते हैं कौन, पर हेनरिक लिंग आते। ठीक, तो पर हेनरिक लिंग ने क्या किया, इन्होंने भी इसी जिम्नास्ट पद्धति को अपनाया। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, जिम्नास्टिक को अपनाया जो प्राचीन यूनान में हुआ करता था। ठीक है। जब इन्होंने अपनाया, इसके बाद क्या हुआ कि अपने देश ये आते हैं। ठीक है, अपने देश कहाँ पे आते हैं, स्वीडन, क्योंकि ये कहाँ के थे, स्वीडन के थे। और स्वीडन में इन्होंने क्या किया, एक नई जिम्नास्टिक पद्धति की शुरुआत करते अपने अनुसार। ठीक है, और फिर अपनाने के बाद नई जिम्नास्टिक पद्धति की शुरुआत करते हैं। और उस नई जिम्नास्टिक पद्धति का जो नाम था वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये था सुजुकू ये पद्धति थी। ठीक, इन्होंने स्वीडन में इसकी शुरुआत कर दी। ठीक, बाद में इन्होंने क्या किया कि इस जिम्नास्ट जो पद्धति था, इस जिम्नास्ट पद्धति के माध्यम से इलाज करना शुरू किए, और फिर बाद में इलाज, सॉरी नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, कोई नहीं, तो ऊपर की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक, इन चीज़ों को हम लोग हटा लेते हैं और आगे सुजुकू से आगे की ओर कहानी हम लोग पढ़ते हैं। तो इन्होंने जिम्नास्ट की जो नई पद्धतियां थी, ठीक, तो ये जो सुजुकी की हम लोग बात कर रहे थे, सु जू और कू,
ठीक है, यही क्या हुआ, इसका उपयोग इन्होंने इलाज के लिए शुरू किया। तो इससे इन्होंने क्या किया, इलाज करना शुरू किया, और इससे इलाज, चूंकि ये जिम्नास्टिक पद्धति थी तो इलाज इसके माध्यम से हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा गया, मेडिको जिम्नास्ट, मेडिको जिम्नास्ट। ठीक, और इसके बाद आप लोग को और भी जानते ही होंगे कि विश्व भर में अगर कहा जाए तो क्रमबद्ध जिम्नास्टिक की शुरुआत करने वाले भी व्यक्ति पर हेनरिक लिंक थे, और उन्होंने जो जिम्नास्टिक प्रणाली थी 4 भागों में डिवाइड की थी। एक शैक्षणिक जिम्नास्टिक, सैनिक जिम्नास्टिक, स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक, और एक कलाबद्ध या फिर स्पर्धात्मक जिम्नास्टिक थी। उन चीज़ों का हम लोग यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे कि किस तरह से हम किन्सियोलॉजी की ओर, आधुनिक किन्सियोलॉजी की ओर बढ़ते इन सब चीज़ों के माध्यम से। ठीक है, तो इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। ठीक है, और चूंकि ये स्वीडन से निकला जिम्नास्टिक था तो इसीलिए मेडिको जिम्नास्ट को हम क्या कहें, स्वीडिश जिम्नास्टिक भी बोला गया। यानी कि देखिए, सुजुकू को हमने क्या किया, इलाज शुरू किया, और इस इलाज के कारण मेडिको जिम्नास्ट कहा गया, और ये मेडिको जिम्नास्ट स्वीडन देश से था, इसलिए इसको स्वीडिश जिम्नास्ट भी कहा गया था। फिर आता है 1813 का समय। ठीक, 1813 का समय। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहूं, अगर कोई भी चीज़ें समझने में दिक्कत अगर आ रही होगी तो कृपया एडवाइस ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अभी क्या है, चीज़ें थोड़ा सा अगर परेशानी आती होगी तो आप लोग अगर जैसा बताएंगे क्या दिक्कतें आ रही हैं क्लास या वीडियो बनाते समय, तो मैं सुधार करने का उसमें प्रयास करूंगा। ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे बैच से जुड़ने के लिए आप 9455977440 पर ज़रूर जुड़िएगा। ये आपके KVS, DSSB और जो यूपी में प्रस्तावित आगामी परीक्षा है TGT के लिए, उसके लिए शुरू करते हैं। ठीक, तो 1813 की हम लोग बात करते हैं। जो स्वीडन देश था, स्वीडन की राजधानी हुआ करती है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। ठीक है, इसी स्टॉकहोम में मैं आप लोग को एक काम देता, ये स्टॉकहोम हमारे ओलंपिक्स, किस ओलंपिक से जुड़ा हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टॉकहोम में इन्होंने क्या किया, पहला फिजियोथेरेपी विद्यालय खोला, पहला फिजियोथेरेपी विद्यालय। ठीक, इन्होंने पहला फिजियोथेरेपी विद्यालय की शुरुआत की, और ये फिजियोथेरेपी जो विद्यालय का नाम था, इस फिजियोथेरेपी विद्यालय का जो नाम दिया गया, ये नाम था GCI था, जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसका नाम था जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट। ठीक, इंस्टीट्यूट इसका नाम था। इन्होंने इसके खोला, और इसके अंदर अब चूंकि ये क्या होते हैं, फिजियोथेरेपी उस समय शब्द नहीं था, लेकिन सबसे पहले देखिए फिजियोथेरेपी की शुरुआत करने वाले व्यक्ति पर हेनरिक लिंक ही थे। ठीक, तो इस समय ये क्या था, फिजियोथेरेपी के नाम से, ये फिजियोथेरेपी के नाम, फिजियो ने फिजिकल थेरेपी, या कहें तो भौतिक चिकित्सा के रूप में क्या था, प्रचलित था, क्योंकि उस समय फिजियोथेरेपी वर्ड नहीं हुआ करता था। क्लियर है, आगे चलते हैं। और इसके माध्यम से आप जानते ही हमारे शरीर की क्या होता है, इलाज करने की, यानी कि एक चिकित्सा पद्धति है हमारी भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कहा जाए तो स्वीडन ही प्रारंभिक जो फिजियोथेरेपी या भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी थी, उसकी शुरुआत करने वाला देश बना था। ठीक है, और इसके साथ जब इन्होंने GIC के माध्यम से क्या किया, तीसरा इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया GIC के माध्यम से, कि चूंकि इसमें भौतिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दी जाती थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया,
फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में पहला विश्व का ऐसा संस्थान था जो मान्यता देता था दूसरों को भी फिजियोथेरेपी कॉलेज या संस्था खोलने के लिए, यानी कि फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में इन्होंने लाइसेंस देने का भी काम किया और ये पहला देश बना था। तो ये क्या किए, फिजियोथेरेपी, ठीक है, फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में लाइसेंस देने वाला है ना, कि आप भी अब ये काम कर सकते हो, लाइसेंस देने वाला पहला संस्था बना था। ठीक है, जब ये पहला संस्था बन गया, इसके बाद क्या हुआ, इसमें अनेक लोग पढ़ने आना शुरू कर दिए थे। क्लियर है। इसके बाद जब हम और आगे चलते हैं तो 1813 के बाद हम 1854 की बात करते हैं। ठीक है, 1854 भी महत्वपूर्ण है इसके लिए। जब हम 1854 की बात करते हैं, ठीक, तो 1854 में इसी विद्यालय का यानी GIC का एक प्रोफेसर हुआ करता था जिसका नाम था कार्ल अगस्त जॉर्जी। ठीक, ये कार्ल अगस्त जॉर्जी भी क्या था, एक तरह से चिकित्सक ही था, क्योंकि यहाँ पे फिजियोथेरेपी की चिकित्सा कराई जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली टॉपिक तो हम लोग का जो पुनर्जागरण काल था 18वीं शताब्दी, ये खत्म होता है। अब यहाँ से एक नई पद्धति, अब दूसरा हमारा जो टॉपिक था, है ना, कि प्योर किन्सोलॉजी कैसे अप्लाइड किन्सोलॉजी के रूप में बनती है, इसके बारे में हम लोग शुरू हो गए यहीं से, है ना, 1854 कार्ल जॉर्जी के काल से। ठीक, तो जब हम 1854 क्या कहते हैं, कार्ल जॉर्जी को पढ़ रहे थे, कार्ल अगस्त जॉर्जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे अगस्त नहीं लिखा, अभी तुरंत लिखते समय ध्यान से हट गया था। ठीक है, कार्ल अगस्त जॉर्जी, इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने फिजियोथेरेपी कला इनके पास थी, यानी कि फिजियोथेरेपी को क्या किया, का प्रयोग किन्सियोलॉजी के साथ किया, यानी कि किन्सोलॉजी को क्या किया, फिजियोथेरेपी के साथ जोड़ा। और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किए, जो पेशियों की विकृतियां थी, मसल्स विकृति का इलाज इन्होंने कर। अभी तक हमने क्या किया, जिम्नास्ट के माध्यम से होता था। जिम्नास्ट क्या है, एक्सरसाइज ही है, एक कला है, शारीरिक व्यायाम है, उसके माध्यम से हम ये करते थे। लेकिन इसके साथ साथ क्या किया, उन्होंने मानव की गतियों का भी अध्ययन किया प्योर किन्सोलॉजी के माध्यम से, कार्ल जॉर्जी ने। और फिर उस प्योर किन्सोलॉजी के सिद्धांत थे, पेशीय गतियों के बारे में या ह्यूमन मोशन के बारे में, उसको फिजियोथेरेपी के साथ जोड़ा और मसल्स विकृति का इलाज किया। यानी कि इस किन्सोलॉजी, जो प्योर किन्सोलॉजी था, उसको अपने अनुसार एक फिजियोथेरेपी चिकित्सकीय शाखा है, इसके साथ जोड़ा और फिर एक नए विषय की शुरुआत कर दी। और उसी को ही, और यहीं से क्या होता है, यहीं से हमारा प्योर जो किन्सोलॉजी था अब एक अप्लाइड किन्सोलॉजी के रूप में बदल जाती है। और यहीं से जो किन्सोलॉजी है, किन्सियोलॉजी जो होती है, ये क्या होता है, प्योर होता है। ठीक, अब यहीं से अनुप्रयुक्त किन्सियोलॉजी, अनुप्रयुक्त किन्सियोलॉजी। देखिए यहाँ पे मैंने आधा ना लगा दिया, यहाँ पे अपना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहीं से क्या होता है, अनुप्रयुक्त किन्सियोलॉजी की शुरुआत होती है, शुरू होता है। ठीक, अनु का मतलब क्या होता है, अपने ना, और जो प्रयुक्त होता है प्रयोग, यानी कि जब आप किसी भी मूल चीज को आप अपने अनुसार प्रयोग जब करने लगते हैं तो वो क्या होता है, मूल नहीं रह जाता है बल्कि अनुप्रयुक्त हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। और यहीं से अनुप्रयुक्त किन्सियोलॉजी की शुरुआत कर दी जाती है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, तो उम्मीद है आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। अब इसके बाद हम अपनी तीसरे टॉपिक, जो हमारा तीसरा टॉपिक था, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। और तीसरे टॉपिक की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे 1886 की। 1800 हम लोग
86 की बात करेंगे। इसी GIC जो जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट था, GCI जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट का एक छात्र हुआ करता था जिसका नाम था नील पोंस। ठीक है, ये नील पोंस इस इंस्टीट्यूट का छात्र था, लेकिन क्या हुआ बाद में ये कहाँ गया, अमेरिका। और इसने क्या किया कि जिम्नास्टिक जो हमारे जिम्नास्टिक पद्धति थी और उसके साथ जो किन्सियोलॉजी था, गतिकी विज्ञान था, दोनों के ऊपर ये काम कर रहा था संयुक्त रूप से। ठीक, और वहीं पर इसने क्या किया, 1894 और 95 का समय आता है और वहाँ पर इन्होंने एक अपनी बुक लिखते हैं। ठीक, और फिर इसने क्या किया, अमेरिका में ही अध्ययन के दौरान एक बुक लिखा जाता है और उस बुक का नाम होता है स्पेशल किन्सियोलॉजी एंड एजुकेशनल जिम्नास्ट, एजुकेशनल किन्सियोलॉजी एंड एजुकेशनल जिम्नास्ट। एजुकेशनल जिम्नास्ट। ठीक, तो जिम्नास्टिक। ठीक, स्पेशल किन्सियोलॉजी और एजुकेशनल जिम्नास्ट ये नील पोंस के द्वारा लिखी गई एक मानव गतिकी विज्ञान के ऊपर एक बुक होती है और जिम्नास्टिक के ऊपर। ठीक है, 1894-95 में अमेरिका में ही इन्होंने अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान, रिसर्च के दौरान इन्होंने लिखा था। इनका विषय था ह्यूमन, जो मानव गतिकी था और जिम्नास्टिक दोनों को संयुक्त रूप से करते थे। और उसी दौरान ही इन्होंने किन्सियोलॉजी शब्द का ये सबसे पहली बार प्रयोग किए और जिसको आज भी हम कहते हैं किन्सियोलॉजी। क्योंकि प्रारंभिक समय की जब बात करते हैं अरस्तु के समय में, तो ये क्या कहलाता था, काइनिन, है ना, KIN, काइनिन, या फिर इस काइनिन के जगह पे काइनस शब्द का प्रयोग किया जाता था और प्लस लोगस शब्द जोड़ा जाता था। ये क्या था, हमारा प्राचीन समय में कहा जाता था जब तक अभी किन्सियोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। जो ही किन्सियोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ, इसको हम प्रयोग करना भूल गए और उसके बाद किन्सियोलॉजी की शुरुआत कर दी जाती है, किन्सियोलॉजी। ठीक, यहाँ पे GY है ना, किन्सियोलॉजी की शुरुआत की जाती। इस तरीके से हमने क्या देखा, पुनर्जागरण काल कैसे होता है किन्सियोलॉजी या शारीरिक शिक्षा का, उसके साथ हमारा किस प्रकार से जो प्योर किन्सियोलॉजी था एक तरह से अप्लाइड किन्सियोलॉजी के रूप में कन्वर्ट होता है। और फिर हमारा जो हमारा काइनिन लोगस था, यानी कि प्राचीन समय में जो शब्द प्रयोग होता था, कैसे किन्सियोलॉजी में बदलता है, कि कौन बदलता है और कब बदलता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई है। तो उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा और उम्मीद है सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये आपकी ओर से मिला हुआ एक तोहफा होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम यांत्रिकी को पढ़ते हैं, जैव यांत्रिकी को पढ़ते हैं और स्पोर्ट्स जैव यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के बारे में इसी तरह एकदम बेहतर कंसेप्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।